हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक जो कि है हमारा रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस को हिंदी में अनुपात विश्लेषण कहते हैं। आज हम इसके बारे में पूरी जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो और रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो रेशियो एनालिसिस है वो पूरा स्टार्ट करने से पहले हमें जो ये वर्ड है जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ है रेशियो, ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है रेशियो, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें एक बार जानना पड़ेगा। तो देखिए, रेशियो एक्चुअली अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ आपके क्या कहलाती है, रेशियो कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी टर्म को मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो वो चीज़ हमारे क्या कहलाती है, रेशियो कहलाती है। अगर अनुपात की बात करें तो किसी भी मद को अगर हम गणितीय रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो चीज़ हमारे क्या कहलाती है, रेशियो कहलाती हैं। ठीक है, तो रेशियो का सिंपली क्या मतलब हो गया कि रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टर्म को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ हमारे रेशियो कहलाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए, रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमने जो रेशियो निकाले हैं उनके ऊपर विश्लेषण करना, उनके बारे में सोचना कि वो किस तरीके से निकाले गए हैं, वो क्यों निकाले गए हैं। ठीक है, अब रेशियो वैसे भी अपने आप में किसी भी बड़ी सूचना को बिल्कुल छोटे से रूप में क्या कर देता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये जो रेशियो होता है वो किसी भी बड़ी सूचना को, विस्तृत सूचना को क्या करता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं कि वो किस चीज़ का है, कैसे निकाला गया है। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो रेशियो हो गया कि किसी भी चीज़ को गणितीय या किसी भी मद को गणितीय रूप में प्रस्तुत करना, और रेशियो एनालिसिस मतलब वो किस तरीके से निकाले गए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करना। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पूरा देखने वाले हैं। तो रेशियो एनालिसिस देखिए, इसकी रेशियो की डेफिनेशन है, रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम इसको पूरा डिटेल में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रेशियो की, कि रेशियो क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, रेशियो के बारे में कहा गया है, द रिलेशनशिप ऑफ वन आइटम टू द अदर एक्सप्रेस्ड इन अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म, in a simple mathematical form is known as a ratio। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी दो चीज़ों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसे अगर हम किसी मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करें तो वो चीज़ हमारे क्या कहलाएगी, रेशियो कहलाएगी। ठीक है, एक मद से दूसरे के संबंध को साधारण गणितीय रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरे जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो है CA/CL इज इक्वल टू कितना हो गया, 2:1। ठीक है, ये क्या हो गया है कि मेरे करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी से जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो किस प्रकार से बताया गया है कि मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है मतलब डबल है, दिख रहा है आपको। तो इसको मैंने क्या किया है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, सामने दिख रहा है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इनका जो रिलेशनशिप है इसको मैंने गणितीय रूप में लिखा है। मैं इसको इस रूप में भी लिख सकती थी, मैं इसको CA/CL इज इक्वल टू 2/1 ऐसे भी लिख सकती थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, गणितीय रूप में रूपांतरण ही है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने, उनके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको हमने मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यही चीज़ आपके क्या कहलाती है, रेशियो कहलाती है, अनुपात कहलाती है। और साथ ही यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर मैं आपसे कहती कि मेरे व्यवसाय के
करंट असेट्स जो है वो मेरी करंट लायबिलिटी के 2 गुना है या डबल है, तो इतनी बड़ी लाइन को बोलने में मुझे समय लगता, इतनी बड़ी लाइन को या तो मुझे लिखना होता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सीधा सा आपको लिख दिया कि मेरा जो करंट रेशियो है, सीधा मैंने कह दिया आपको कि मेरा जो करंट रेशियो है, ठीक है, मेरा जो CR है वो इज इक्वल टू क्या है 2:1, तो आप सीधा सा समझ गए, क्या समझ गए कि मेरे जो करंट एसेट्स है मेरे करंट लायबिलिटी के डबल है, ठीक है। तो बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट रूप में रिप्रेजेंट किया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिलेशनशिप को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया, तो ये चीज हमारे क्या कहलाती है, रेशियो कहलाती है, ठीक है। कि किसी भी आइटम के, किसी भी टर्म के रिलेशनशिप को, उनकी जो इंफॉर्मेशन को अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो वो चीज़ ही हमारे रेशियो कहलाती है, ठीक है। तो रेशियो से यहाँ बात क्लियर होती है। अब देखिए हमें बात करनी है किसकी, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो का एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। द रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड्स guide and clue especially in the spotting trend towards better or poor performance and in finding out the significant deviation from any average or relatively applicable standard। तो देखिए रेशियो एनालिसिस जो होता है, अनुपातों का विश्लेषण, अनुपातों का विश्लेषण करने से हमें एक गाइड मिलती है, हमें क्लू मिलता है, हमें पता चलता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस किस तरफ चल रहा है, हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से चल रही है। क्योंकि रेशियो जो है अपने आप में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो करंट रेशियो है वो 2:1 है, तो 2:1 के बेसिस पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि हमारी जो करंट असेट्स हैं वो डबल है करंट लायबिलिटी से। इट मीन्स हमारे जो बिजनेस का जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो सही चल रही है, क्योंकि हमेशा जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो आइडियल रेशियो माना गया है वो क्या माना गया है, 2:1 ही माना गया है। मतलब हमेशा हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से कितने होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस एकदम वेल कंडीशन में माना जाता है। तो ये इसका अगर हम एनालिसिस करें तो एनालिसिस करने पे ही हमें पता चला कि हमारा बिजनेस जो है वो गुड कंडीशन में या बेटर कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। अगर यही रेशियो ऐसा होता कि 0.5:1, तो हमें पता चलता कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारे बिजनेस के जो करंट एसेट्स है वो हमारे करंट लायबिलिटी से क्या है, कम है। इट मीन्स हमें अपनी एफिशिएंसी को, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे हमें इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। तो रेशियो का एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हमने जो रेशियो निकाले हैं उसके बारे में बैठ के हमें सोचना, उसका विश्लेषण करना कि वो किस तरीके से निकाले गए हैं, क्यों निकाले गए हैं, वो क्या सूचना देना चाहते हैं, ठीक है। उन रेशियो के बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, हमारे बिजनेस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो हमने सोचा था, हमने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस चल रही है या नहीं चल रही है। अगर किसी तरह का डेविएशन, वेरिएशन है तो उसे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो जो है वो बड़ी सी सूचना को छोटे से रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनका एनालिसिस करके हम उनसे जो सूचनाएं निकालते हैं उसके बेस पे हम अपने बिजनेस में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या है रेशियो एनालिसिस का मतलब, रेशियो प्लस एनालिसिस, मतलब रेशियो निकाल लिए, अब उनका क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी क्या परफॉर्मेंस है, हमें किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। ये है एनालिसिस का मतलब, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। देखिए ये इसकी हिंदी में भी मैंने लिख दी है, ठीक है। अनुपात विश्लेषण तुलनात्मक अध्ययन के लिए निम्न कार्य क्षमता या किसी भी औसत तुलनात्मक प्रमाप से महत्वपूर्ण विचलनों की प्रवृत्ति को मालूम करने के लिए मार्गदर्शक और संकेत का कार्य करते हैं, ठीक है। इनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, संकेत मिलते हैं, क्लू मिलते हैं, जिसके बेस पे हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पढ़ना है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। आखिर ये रेशियो एनालिसिस किया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी हम इसकी देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है, रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला है प्रवृत्ति स्पष्ट करना, एक्सप्रेसिंग ट्रेंड्स। हमें पता चलता है
ट्रेंड्स, हमारे बिजनेस के जो ट्रेंड्स है, जैसे सपोजिवली हमने सेल्स बेस रेशियो निकाले हैं, ठीक है, उसके बेस पे हमारे बिजनेस के जो ट्रेंड्स हैं वो हमें पता चलेंगे कि ये हमारे सेल का टॉप लेवल है, ये हमारे सेल का मिड लेवल है। अगर हमारे सेल इसके बीच में रहती है तो हम किस कंडीशन में चल रहे हैं, अगर टॉप में रहती है तो हमें कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमने जो प्रॉफिट के या फिर हमने सेल्स के जो भी रेशियोज निकाले हुए हैं उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। बिजनेस के जो ट्रेंड्स होते हैं ना, जैसे 2013 में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का लेवल यहाँ पे था, 2014 की अगर बात करें तो उसका लेवल यहाँ पे था, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रेंड बनता है उस ट्रेंड का हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेंड्स होते हैं वो कॉस्ट से रिलेट कर सकते हैं, सेल से रिलेट कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने प्रीवियस हमारी जो अकाउंटिंग की है उनका अगर हम ट्रेंड निकालेंगे तो कॉस्ट का भी निकाल सकते हैं, सेल्स का भी और प्रॉफिट का भी, उसके बेस पे हम काफ़ी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो रेशियो क्या करते हैं, हमें इन्हीं ट्रेंड को एनालिसिस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके बेस पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही छोटे रूप में हम किसी ग्राफ में या कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं परिवर्तन स्पष्ट करना, शोइंग चेंजेस। एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ में क्या चेंजेस आया है वो हमें बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्मेट में पता चल जाता है। जैसे अगर मैं पिछले बार के अगर नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करूं या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करूं या फिर मैं बात करूं किसकी, या फिर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग रेशियो की, तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या चेंजेस आया है, पहले हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी रहती होती, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही हमें शॉर्टेड फॉर्मेट में पता चल जाती हैं, ठीक है। आपने जो रेशियो देखे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है, तो सेल्स के ऊपर सभी चीज़ों का क्या निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे नेट प्रॉफिट का कहे तो वो भी किस पे निकलता है, सेल्स पे, ग्रॉस प्रॉफिट का कहे तो वो भी सेल्स पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कहे तो वो भी सेल्स पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी सेल्स पे। तो ये सारे अगर 2 टाइम पीरियड के रेशियोज हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच के चेंजेस को पता कर सकते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट में। नहीं तो हमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलने पड़ते और देखना पड़ता कि पिछले साल हमने क्या एक्टिविटीज़ की थी, कितना प्रॉफिट हुआ था। नहीं तो अगर हमने उसको रेशियोज में कन्वर्ट करके रखा हुआ है तो काफ़ी ईजी हो जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं उनका पता करना काफ़ी ईजी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। बिजनेस की जो सॉल्वेंसी कैपेसिटी है, जो सॉल्वेंसी है, क्षमता है, शोधन क्षमता की, जो लॉन्ग टर्म लोन्स है उनका हम जो पेमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास पूरे सॉल्वेंसी रेशियोज है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो नाम से पूरे रेशियो बने हुए हैं जिनसे हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो रेशियो है उनसे हम पता कर देते हैं कि जो हमारे डेब्ट्स है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, उनका हम कितने टाइम पीरियड में क्या कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं। बिजनेस के पास कितने डेब्ट्स हैं, कितने उसके रिगार्डिंग असेट्स भी पड़े हैं, हम किसका पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो डेब्ट का और इक्विटी का रेशियो जो है वो किस तरीके से चलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम कहाँ से पता कर सकते हैं, रेशियो से पता कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में हम ये भी देख सकते हैं, ना सिर्फ हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बल्कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो होती है, जो हमारे जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनका पेमेंट, उनका जो टर्नओवर हम देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में हम उनका क्या कर लेते हैं, उनका शोधन कर लेते हैं, उनको हम पेमेंट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमें रेशियो से काफ़ी ईजीली पता चल जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्वानुमान और नियोजन में सहायता, एड इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो पूरी की पूरी किसके लिए बनाई गई है, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट का जो डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट की जो पॉलिसी बनाने का काम है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी का काम है, इन सब चीज़ों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है। और रेशियो एनालिसिस जो है, रेशियो एनालिसिस ये क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल या फिर हम कह सकते हैं टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है।
टूल और टेक्निक हम इसे मान सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल और टेक्निक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के कामों में हेल्प करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, जो रिकॉर्डिंग की जाती है, वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट का तो सबसे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसमें एक तो आ जाता है प्लानिंग, आता है, ठीक है, एक क्या आ जाता है उसके अंदर, फोरकास्टिंग। तो ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग करने का काम जो है उसमें भी क्या करते हैं, रेशियोज हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ों को प्लान करने में हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बड़े रूप में हो तो उन्हें कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़े रूप से किसी भी इन्फॉर्मेशन को निकालना, उसका शॉर्टर फॉर्मेट में उसको देखना, वो थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। इसलिए रेशियो क्या करते हैं कि बड़ी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि पहले हमने इतने सारे काम किए हैं, अब हमें आगे किस तरीके से काम करना है, हमें क्या प्लानिंग रखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें रेशियो के बेस पे इजीली पता चल जाती है। फिर बात करते हैं मानक निर्धारण, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड देखिए क्या होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले उसमें लगने वाले जो एक्सपेंसेस है उसका हम क्या कर ले, प्री एस्टिमेशन करें। क्या करें, प्री एस्टिमेशन, ठीक है, या तो हम प्री एस्टिमेशन करें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, प्री डिटर्मिनेशन करें, प्री डिटर्मिनेशन करें। तो प्री एस्टिमेशन, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, या एनी अदर टर्म्स, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक केक बनाना है, ठीक है, 1 kg का केक बनाना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक केक बनाना है और वो भी कैसा बनाना है, 1 kg का बनाना है, तो 1 kg का केक बनाने के लिए मुझे कितना व्हीट फ्लोर चाहिए होगा, कितना फ्लोर चाहिए होगा, तो ये चीज़ जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है, ठीक है, पहले से डिसाइडेड होती है कि मुझे एटलीस्ट 1.5 kg क्या चाहिए होगा, इसके अंदर फ्लोर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये क्या बनाया है, स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि चाय बनानी है, 1 कप चाय बनानी है, तो आपको उसके अंदर अगर चाय पत्ती डालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, उसमें 5 चम्मच चाय पत्ती डालोगे या सिर्फ 1 चम्मच डालोगे, 1 चम्मच ही डालोगे, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। 1 कप चाय के लिए 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच चीनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि काम को करने से पहले उसमें कितना क्या लगने वाला है वो पहले से ही डिसाइड कर लेना, वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड कहलाती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को सेट करने में भी हमें रेशियो एनालिसिस क्या करता है, बहुत हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन बड़ी बड़ी हमें छोटे रूप में मिलने लग जाती है, हमें पता चल जाता है हमारे स्टॉक का टर्नओवर कितना है, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बेसिस पे हमें सारी चीज़ें स्टैंडर्ड वगैरह सेट करने में इजी रहता है। फिर बात करते हैं कार्यकुशलता का मापन, मेजरिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मापने के लिए हमारी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी रेशियो है हमारे पास पूरे, ठीक है, जो हमारे एफिशिएंसी रेशियो है उसके बेस पे हम अपनी एफिशिएंसी माप सकते हैं कि हम कितना काम करते हैं, हमारे जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल की है, किस तरीके से चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है, जो रेशियो एनालिसिस है वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल की। इससे क्या होता है, कंट्रोल अच्छा रहता है, क्योंकि रेशियो के बेसिस पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही छोटे रूप में जल्दी मिल जाती है, ठीक है, जल्दी मिल जाती है। अगर हम अपने काम से थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन में है या थोड़ा सा भी हम काम से पीछे चल रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है और उसके बेस पे कंट्रोल भी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है और प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर कोई सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता होती है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अंतर फर्म तुलना, इंटर फर्म कंपैरिजन, रेशियो के बेस पे एक फर्म से दूसरे फर्म का कंपैरिजन भी क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। जैसे एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, फर्म ए का जो CR है वो कितना है, वो है 1.5:1 और इसका जो है 2:1 है। तो हम क्या कहेंगे, फर्म ए बेटर है या बी बेटर है, फर्म बी बेटर है, क्योंकि फर्म के जो बी में जो करंट एसेट्स है वो उसकी करंट लायबिलिटी से डबल है, या डबल या उससे ज़्यादा भी होते ना, 2.5:1 होते ना, तो भी यही बेटर होती, क्योंकि एटलीस्ट उससे डबल तो होने ही चाहिए जितने करंट एसेट्स हैं,
करंट लाइबिलिटी जो है उससे हमारे करंट एसेट्स डबल होने चाहिए। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे हम प्रॉफिट को लेकर के इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, हम स्टॉक टर्नओवर को लेकर के कर सकते हैं, स्टॉक वेलोसिटी को लेकर के कर सकते हैं, क्रेडिटर डेटर टर्नओवर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बेसिस पे हम दो फर्म की क्या कर सकते हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जब सूचना हमारे पास छोटे रूप में हो या इंफॉर्मेशन हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट में हो तो हम उसका कहीं पे भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और रेशियो यही काम करते हैं कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलने पड़ते हो, उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही छोटे रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये काम होता है रेशियो का। अब देखते हैं हम आगे हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। देखिए हर सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक में अगर उसका बेनिफिट है तो दूसरा उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगा ही। तो यही हम लिमिटेशन की बात करेंगे कि रेशियो की क्या लिमिटेशंस हैं। तो अगर लिमिटेशंस की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, लिमिटेड यूज ऑफ द सिंगल रेशियो। अगर कोई रेशियो मिला है हमें तो उसको हम सिंगल तरीके से, अकेले रेशियो को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें पूरी क्या चाहिए, उसके आगे पीछे के रेशियो हमें चाहिए। और वैसे भी देखिए क्या हो जाता है कि जब इंफॉर्मेशन छोटे रूप में आ जाती है, या कोई भी हमने ऐसे बोल दिया कि हमारा एनपी जो है वो कितना है, 20% है, ठीक है, ऐसे बोल दिया 20%। अब ऑब्वियस सी बात है वो किस पे होगा, ऑन सेल्स होगा। तो अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए तो उसका यूज़ भी क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी सिर्फ एक रेशियो के बेस पे आपको कहा जाए कि पूरा डिसीजन लीजिए तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आपका नेट प्रॉफिट 20% है, ठीक है, तो आप इसके बेस पे कोई डिसीजन लीजिए तो आप कैसे लेंगे, क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हाँ, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जिसमें आप नेट प्रॉफिट 20% क्यों रहा, क्या रीज़न रहा, हमारे एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हो गए, या फिर हमारा जो कॉस्ट है वो कम ज़्यादा कैसे किस तरीके से रहा, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर हो या बहुत सारे रेशियोज अगर आपके पास हो तो फिर आप उसका बेटर यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ एक सिंगल छोटी सी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे डिसीजन लेने के लिए, या फिर आगे जो भी अपना फर्दर हमें करना है उस काम के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं निर्वचन के लिए साधन मात्र। इट प्रोवाइड्स ओनली अ मीडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये सिर्फ क्या करता है, इंटरप्रिटेशन के लिए एक मीडिया का काम करता है, एक साधन का काम करता है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा और रेशियोज को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बस हम निर्वचन के लिए, एनालिसिस के लिए जो हमारा काम है उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं समस्या के गुणात्मक विश्लेषण का अभाव, द लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें देखिए क्योंकि रेशियो क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसमें किसी चीज़ का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम चाहें कि हम उसमें और ज़्यादा डीपर या क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। फिर बात करते हैं लेखांकन की स्वाभाविक सीमाओं का प्रभाव, इफेक्ट द इनहेरिएंट लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि लेखांकन की जो लिमिटेशंस है, अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस है वो रेशियो को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, ठीक है। कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि देखिए रेशियो बहुत सारी चीज़ों को छोटे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है और जो रेशियो का है आपस में उनका कुछ ना कुछ फिर क्या हो जाता है, पंगा हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ की है, ठीक है, अकाउंटिंग करने में अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसके बेसिस पे जो रेशियो हमने निकाले हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग के जो कुछ कंसेप्ट है वो तो इसको इफेक्ट करते ही हैं, साथ में अगर अकाउंटिंग में गड़बड़ हो गई तो रेशियो में भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं उचित प्रमापों का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। तो देखिए इसके लिए जो उचित प्रमाप है, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम किसी एक रेशियो को लेकर के कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक रेशियो के बेसिस पे हम दो फर्म का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये हो सकती है कि इस फर्म का जो रेशियो है वो किसी और सिनेरियो में अलग होना चाहिए, जबकि इसमें कुछ और होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग फर्म है, दोनों अलग अलग काम करने वाली फर्म है, ठीक है। एक ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है और एक क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बिजनेस हो सकता है। तो अब देखिए ट्रेडिंग बिजनेस में जो स्टॉक का रेशियो रहता है
रॉ मटेरियल का रेशियो रहता है वो कम रहता होगा, लेकिन प्रोडक्शन में तो ज़्यादा रहता होगा, ठीक है। तो किसी एक रेशियो को लेकर के दो अलग अलग टाइप की जो फर्म्स होती हैं उनके बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन फिर सही नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है जो कि सभी तरह के बिजनेस या सभी तरह के फर्म के ऊपर क्या हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं भूतकाल के आधार पर भावी अनुमान, फ्यूचर एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट। इसमें क्या होता है कि पास्ट में हमने जो काम किए हैं या पास्ट में हमारी जो एक्टिविटीज़ रही थी उसके बेसिस पे या उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो वो एस्टिमेशन कई बार गलत भी हो सकता है क्योंकि पास्ट में हम कुछ और रहे हो सकते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ है हमारी एफिशिएंसी कुछ और रही हो सकती है, फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए या फिर हो सकता है और भी कम हो जाए। तो हम पास्ट के बेस पे फ्यूचर के डिसीजन लेने लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, इफेक्ट ऑफ द पर्सनल एबिलिटी एंड बियाज ऑफ द एनालिस्ट, विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यता और पक्षपात का प्रभाव। अब देखिए जो एनालिसिस करने वाला एनालिस्ट है अगर नॉलेज थोड़ा सा कम है या उसके खुद की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, तो अगर उसे वो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी उसके अंदर जोड़ देता है, ठीक है। तो जो विश्लेषक होता है, एनालिस्ट होता है, जो रेशियो का एनालिसिस करता है, उसको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वो अपने बेसिस पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन ले लेता है। तो इसमें क्या होता है कि रेशियो के बेसिस पर डिसीजन लेने में जो किसी की जो पर्सनल एबिलिटी या बियाज है उसका इफेक्ट भी आ जाता है। फिर बातें करते हैं झूठे दिखावे से प्रभावित, अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। तो देखिए ये कह सकते हैं कि जो ये रेशियोज हैं उसके अंदर क्या की जाती है, विंडो ड्रेसिंग की जाती है। इसके अंदर झूठे दिखावे किए जाते हैं कि भाई हम इतने हैं, इतना हमारा जो एफिशिएंसी है वो काम कर रहा है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें बताई जाती है वो बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने अपने असेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताए हुए हैं और उसके बेसिस पर हमने अगर रेशियोज निकाले हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़े हुए दिख जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर हमने अपनी बैलेंस शीट में ही असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करके बताया हुआ है, ठीक है, असेट्स की वैल्यू को हाई वैल्यू पे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हमने जो रेशियो निकाले इसके बेसिस पे उस रेशियो में भी तो हमारे असेट्स की वैल्यू क्या बताई जाएगी, हाई बताई जाएगी, ठीक है। तो फिर हम क्या ये कह सकते हैं क्या रेशियो बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अकाउंटिंग से क्या रहता है, इफेक्ट करता है, अकाउंटिंग इस चीज़ को इफेक्ट करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं मूल्य स्तर के परिवर्तन को न दर्शाना, डू नॉट रिफ्लेक्ट द प्राइस लेवल चेंजेस। जो प्राइस लेवल के जो चेंजेस हैं उसके अंदर नहीं बताए जाते हैं, रेशियो के अंदर नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि देखिए रेशियो तो क्या है, एक 31 मार्च को जैसे हमने अपनी अकाउंटिंग ख़त्म की है, ठीक है, तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट है या फिर हम बात करें जो पीएनएल है उसके बेस पर हमने बैलेंस शीट और पीएनएल के रेशियो निकाल लिए। अब आगे क्या चेंजेस हो रहा है, अब उसके एक दिन बाद ही अगर कोई चेंजेस हो गया हो किसी वैल्यू में तो क्या रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं क्या, उन चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो फाइनल अकाउंट में चीज़ें लिख ली है उसके बेस पे हमने रेशियोज भी निकाल दिए और फिर उस रेशियो का हम यूज़ करते रहते पूरे साल भर। तो ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हो सकता है उसके एक दिन बाद ही वैल्यूज़ कुछ और हो गई हो, हमने स्टॉक की जो वैल्यू रिप्रेजेंट की वो कुछ और हो गई हो, हमने जो असेट्स की वैल्यू रिप्रेजेंट की हो वो कुछ और हो गई हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है केवल कुछ सूचनाएं, ठीक है। केवल कुछ सूचनाएं का मतलब यह है कि रेशियो क्या होते हैं कि शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन का क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, ओनली फ्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए अगर तो रेशियो काम के नहीं है, फिर तो हमें पूरे फाइनल अकाउंट खोलने ही पड़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये इसके क्या है, लिमिटेशंस हैं, और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, रेशियो क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, उसकी क्या एडवांटेज है, उसकी क्या लिमिटेशंस है। अब हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे आप इंपॉर्टेंट डाल देना, क्योंकि यहीं से जो हमारा है, हम कह सकते हैं हमारा युद्ध जो है, रण क्षेत्र हमारा प्रारंभ होता है इसके अंदर। यहाँ से हम स्टार्ट होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज कितने हैं,
इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि रेशियो कितने हैं और उन्हें किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। उनको क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे किया गया है, पहले तो उनके क्लासिफिकेशन भी 2 बेसिस पे किए गए हैं और फिर उसके अंदर कौन कौन से रेशियोज आ जाते हैं और हमारे पास रेशियोज कितने होंगे और इसके बाद इनके फॉर्मूले के बारे में हम क्या करेंगे। देखिए ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, इनके फॉर्मूले